मित्रों नमस्कार। एक अधिवक्ता की दृष्टि में चेक देते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय पर अगर हम विचार करें तो मेरे दृष्टि में पहली सावधानी तो हमें यही रखनी चाहिए कि जो भी हम चेक दे रहे हैं वह स्थानीय ट्रांजैक्शंस में दें। अर्थात जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के किसी व्यवहार में दें, जिस ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले के किसी व्यवहार में दें, या जिस प्रदेश में आप रहते हैं बहुत से बहुत उस प्रदेश के किसी व्यवहार में दें। क्योंकि यदि आप चेक किसी ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जिसका घर आपके कार्य क्षेत्र से या आपके घर से बहुत दूर है, मान लो आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आपने चेक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका अकाउंट मध्य प्रदेश में है और उसने आपके उत्तराखंड में दिए हुए उस चेक को मध्य प्रदेश में ले जा करके अपनी बैंक में लगाया और वह डिसऑनर हो गया, तो उससे रिलेटेड जो भी मुकदमे होंगे वह आपके उत्तराखंड के न्यायालय में नहीं होंगे, वह वहीं मध्य प्रदेश के जिस शहर में उसने वह चेक लगाया था वह शहर जिस स्थानीय न्यायालय की क्षेत्राधिकार में आता होगा वहीं की न्यायालय में वह चेक से संबंधित मुकदमा चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी एक शहर में लोन बांटती है या कोई ट्रांजैक्शन करती है, लेकिन उनका जो हेड ऑफिस होता है वो कहीं और होता है। मान लो कंपनी ने उत्तराखंड में कोई लोन बांटा या कोई ऐसा कोई कार्य किया जिसमें उसने चेक इकट्ठे किए किसी से और उस कंपनी का हेड ऑफिस कहीं मुंबई में या गुजरात में है और आपका वह चेक जो आपने उत्तराखंड में उसे दिया है वह कंपनी चेक को ले जा करके गुजरात में या मुंबई में जहां उसका हेड ऑफिस है वहां के किसी बैंक से अगर वह उसे डिसऑनर कराती है या उस बैंक में लगाती है और वहां वह डिसऑनर हो जाता है, तो उस चेक से संबंधित मुकदमा भले ही आपने उत्तराखंड में वह चेक दिया, उस चेक से संबंधित मुकदमा वहीं मुंबई की न्यायालय में लगेगा। यही नियम है, क्योंकि जहाँ से चेक जिस बैंक से चेक डिसऑनर होता है, जिस बैंक में चेक बाउंस होता है, वह बैंक जिस स्थानीय न्यायालय की सीमा में आता है वहीं उस चेक से संबंधित मुकदमा चलता है। ऐसा नहीं कि जहां आपने चेक लिया है अर्थात जहां आपको चेक मिला वहां के न्यायालय में नहीं चलेगा। जहां वह चेक आपने बैंक में लगाया और बैंक में वह डिसऑनर जिस जगह पर हुआ है वह जगह जहां पर है वहां के स्थानीय न्यायालयों में वह चेक से संबंधित मुकदमा चलने वाला है। अर्थात यदि आप उत्तराखंड में कोई ट्रांजैक्शन आपने किया और चेक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका अकाउंट मध्य प्रदेश में है और उसने मध्य प्रदेश में जाकर के उस चेक को अपने अकाउंट में लगाया और वहाँ वह डिसऑनर हो गया और आपका जो पूरा मामला है वह बातचीत से सेटल नहीं हुआ और मामला न्यायालय तक चले गया, तो आपको खामखा उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश के उस स्थानीय न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि चेक से रिलेटेड जो मुकदमे हैं वह फौजदारी मुकदमे होते हैं। इनमें जमानत भी करानी पड़ती है और कई डेट्स में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी होना पड़ता है। इसलिए यदि आप बहुत दूर के ट्रांजैक्शंस में चेक देंगे तो आपको अपने स्थान से अपने घर से उतने दूर जा कर के अपने जमानती भी ले जाने हैं और कई डेट्स में वहाँ न्यायालय में उपस्थित भी होना है। इसमें पैसे भी व्यय होंगे और समय की भी बर्बादी होगी। इसलिए मेरे हिसाब से यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत दूर के ट्रांजैक्शंस में आप चेक न दें। अगर आप देते हैं तो वह चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड धनराशि उस व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। अन्यथा यदि वह उस चेक से संबंधित मुकदमे को न्यायालय में ले जाएगा तो आपको उतने दूर के न्यायालय में उस केस को फेस करने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए यह सावधानी ज़रूरी है। विशेषकर कई कंपनियों में ऐसा होता है, उनका हेड ऑफिस दूर होता है और वह चेक को एक प्रदेश से लेती हैं एक प्रदेश में किसी ट्रांजैक्शंस में, और उनका जो हेड ऑफिस कहीं दूर है, कहीं दिल्ली में या गुजरात में, वहाँ ले जाके उस चेक को डिसऑनर कराती हैं। और जिसका वह चेक होता है वह रहता तो उत्तराखंड में है, लेकिन उसे उस चेक के मुकदमे के सिलसिले में उस हेड ऑफिस जहाँ वो दिल्ली में है या गुजरात में है वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं के न्यायालय में वो मुकदमे चलते हैं, वहीं की स्थानीय बैंक से वह चेक डिसऑनर हुआ होता है। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप चेक दें तो चेक के पीछे से जिस पर्पज़ के लिए आप चेक दे रहे हैं, जिस ट्रांजैक्शंस में आप चेक दे रहे हैं उसका थोड़ा वर्णन होना चाहिए। जैसे कि आप फीस के सिलसिले में चेक दे रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट का नाम वगैरह थोड़ा वर्णन होना चाहिए, क्योंकि यदि वह चेक कभी डिसऑनर हो गया
और आपका बातचीत से, समझौते से मामला नहीं निपटा और वह मामला न्यायालय तक पहुंच गया, तो उस चेक के पीछे आपने जो लिखा हुआ है, जो वर्णन लिखा है, जो ट्रांजैक्शन लिखा है, उन्हीं तथ्यों को दिखा करके न्यायालय में केस किया जाएगा। वरना व्यक्ति चेक तो किसी और सिलसिले में दे देता है, लेकिन न्यायालय में कोई अन्य तथ्य दिखा करके केस कर दिया जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो चेक से संबंधित एक्ट है, नेगोशिएबल एक्ट, वह शिकायतकर्ता के पक्ष में है, अर्थात जिसके पास चेक है उसके पक्ष में है। इसलिए वह अगर तथ्य बदल करके भी जो सुविधाजनक उसको तथ्य लगेंगे, वह तथ्य बदल करके न्यायालय में केस कर देगा, जबकि आपने चेक किसी और सिलसिले में दिया है। इसलिए यह ध्यान रखें कि चेक के पीछे से वह ट्रांजैक्शन से संबंधित बात भी ज़रूर लिख दें, ताकि वह अगर चेक डिसऑनर हो गया और आपका बातचीत से मामला नहीं निपटा, तो आप उससे संबंधित मामले में जो तथ्य होंगे वह उसी ट्रांजैक्शन से संबंधित तथ्य लेकर के मामला न्यायालय में पहुंचेगा। तीसरी बात यह है कि आप जहां तक हो सके ब्लैंक चेक देने से बचें। ब्लैंक चेक, कई बार ऐसा होता है, कई एजेंसी लोन देते समय या कोई ऐसी काम की सिलसिले में व्यक्ति से ब्लैंक चेक मांग लेती है और व्यक्ति को ब्लैंक चेक देने पड़ते हैं। होता तो ट्रांजैक्शन 20,000 का है, लेकिन बाद में वह उसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए भर करके न्यायालय में मुकदमा कर देती है। इसलिए हम आपको इसमें यही सलाह देंगे कि चेक में जहाँ पर आप शब्दों में धनराशि लिखते हैं और उसके नीचे आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसके बगल में चेक में जगह छूटी होती है, उस जगह पे आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं कि नॉट टू एक्सीड देन 20,000 या 30,000 या नॉट मोर देन 30,000 या मैक्सिमम लिमिट 30,000। ऐसा कुछ टिप्पणी आप लिख दीजिए कि इस चेक की जो अधिकतम सीमा है वह 30,000 रुपये की है। अगर आप उसमें ऐसी टिप्पणी लिख देंगे तो वह चेक केवल 30,000 रुपये तक के लिए ही बैंक में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए जब भी आप ब्लैंक चेक दें, 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो उसमें जहाँ पर चेक में खाली जगह है वहाँ पर आप ऐसी टिप्पणी लिख सकते हैं कि नॉट एक्सीड टू 10,000, 20,000, 30,000, जो भी आपकी मंशा वो लिखिए, या मोर देन 30,000 ऐसा लिखिए। कुछ मैक्सिमम लिमिट की उसमें टिप्पणी कर दीजिए, ताकि वह चेक उस लिमिट से ऊपर की धनराशि के लिए बैंक में प्रस्तुत न हो सके। और उसमें डेट भी भर दीजिए। डेट भरने से एक लिमिट हो जाती है कि वह डेट से 3 महीने तक ही वह चेक बैंक में लग सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात और है कि जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन करें, कभी कभी ऐसा होता है ट्रांजैक्शन तो व्यक्ति का होता है, लेकिन वह चेक अपने घर के किसी व्यक्ति का दे देता है, अपने बेटे का दे देता है या अपने माता पिता का दे देता है। अगर वह बेटे का चेक दे देंगे और वह चेक डिसऑनर हो गया या उसने ब्लैंक चेक दे दिया, उसमें बहुत धनराशि अगले ने भर दी और वह समझौते के माध्यम से चेक का मामला नहीं निपटा और मामला न्यायालय तक गया, तो क्योंकि चेक तो आपने अपने बेटे की चेक बुक से दिया है, तो वह मामला भले ही आपके ट्रांजैक्शंस का हो, लेकिन वह मामला आपके बेटे के ऊपर चलेगा और उन बेटे को ही आपको उस मुकदमे में जमानत करानी पड़ेगी, उन्हीं डेट्स में उपस्थित होना पड़ेगा। और अगर वो मामला चला तो बेटे के कैरियर में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर वो उसके विपक्ष में डिसाइड हो गया, उन्हें सज़ा हो गई, तो कैरियर में फ़र्क पड़ सकता है। और कई बार कोई फॉर्म भरते समय भी उसमें लिखा जाता है कि आपके ऊपर कोई मामले तो नहीं चल रहे हैं, वो जिस डिटेल उस बच्चे को उसमें फॉर्म में भरनी पड़ेगी कि हाँ एक मुकदमा चल रहा है। इसलिए आपके अपने ट्रांजैक्शंस में अपना ही चेकबुक का आप चेक दें। कभी कभी व्यक्ति अपने माता पिता के चेक दे देता है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो चेक डिसऑनर हो गया और मामला समझौते से नहीं निपटा, तो माता पिता जिसका भी चेक दिया है उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा, जमानत लेनी पड़ेगी और कई डेट्स में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। चेक से संबंधित जो एक्ट है सख्त है, शिकायतकर्ता के पक्ष में है। इसमें या तो राजीनामा करना पड़ता है या ऐसा कोई ठोस सबूत देना पड़ता है कि चेक से संबंधित जो धनराशि है वह उसकी हमारी कोई देनदारी नहीं बनती। इसलिए सख्त एक्ट है, शिकायतकर्ता के पक्ष में है, जिसके पास वह चेक होता है उसके पक्ष में मामला अधिकतर होता है। इसलिए आपको यह सावधानी रखनी जरूरी है कि चेक्स देते समय जो बातें हमने बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे तो आप बेमतलब की परेशानियों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चेक एक
इंस्ट्रूमेंट है उसको चलना ही है, जो भी उसको रोकेगा, जो भी उसको चलने में बाधा बनेगा उस पर कार्रवाई होती है। अन्यथा अगर इतना सख्त एक्ट न बने तो व्यापार में दिक्कत आ सकती है, व्यवहार में दिक्कत आ सकती है। इसलिए चेक को चलना ही है, जो भी उसको रोकेगा, उसको रोकने में दिक्कत, चलने में दिक्कत करेगा उसे उसको कानून के तहत लायबल माना गया है। इसलिए चेक देते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको चेक से संबंधित मुकदमों को झेलना नहीं पड़ेगा और आप सरलता से उनसे बाहर निकल जाएंगे। यह एक्ट शिकायतकर्ता के पक्ष में है। अधिकांश समय समझौता करना ही पड़ता है, क्योंकि जिसने चेक दिया है उसके पास अधिक ऐसे तथ्य नहीं होते जिससे वह साबित कर सके कि उसका इस चेक से रिलेटेड कोई देनदारी नहीं है, और पूरा एक्ट शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण उसके उस मुकदमे में हारने के चांस रहते हैं और सज़ा भी इसमें बहुत है। चेक की धनराशि से डबल धनराशि तक अर्थदंड हो सकता है और 2 साल की सज़ा तक हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को चेक देते समय इन सावधानियों को जो हमने बताई ध्यान रखना चाहिए, तभी उसे सरलता व्यवहार में होगी। धन्यवाद।